अच्छा, प्रीवियसली हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने डिफरेंट फैक्टर्स इसके डिस्कस करे थे, जिसमें स्लू रेट आ गया था। देन फिर हमने एम्पलीफायर गेन डिस्कस करे थे। अच्छा, वहीं पे हमने देखा था कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इनपुट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। तो आज के लेक्चर में हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को कंसिडर करेंगे तो इट विल हैव अ सिंगल रेजिस्टेंस आर इन एंड अ फीडबैक रेजिस्टर। अगर हम डायग्राम इसकी देखना चाहें तो दिस वुड बी दी diagram for inverting amplifier. What we can see, we have an input resistance here and we have a feedback resistor connected across here. अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, इट मीन्स वी हैव टू सी व्हाट वुड बी इट्स इनपुट वोल्टेज, output voltage, then input impedance, output impedance, and overall effect of RF. तो यहाँ पे अगर अब हम बात करें आर एफ की, यानी कि फीडबैक रजिस्टर की, तो प्रीवियसली हमने देखा था कि हमारे पास फीडबैक रजिस्टर यूज कर रहे थे हम लोग, बट उसका इफेक्ट ओवरऑल किस तरह से आ रहा होता है व्हेन इट कम्स टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब क्योंकि हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इट मीन्स के इनपुट हमारे पास जा रहा होगा फ्रॉम इन्वर्टिंग साइड, और जब इन्वर्टिंग साइड से इनपुट जाएगा तो आउटपुट पे हमारे पास जो वेव फॉर्म आएगी वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी। उसके अलावा एक चीज़ और कि जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक वर्चुअल ग्राउंड यूज कर रहे होते हैं बिटवीन आर इन एंड आर एफ। अगर आप यहाँ पे देखें, हियर वी हैव अ वर्चुअल ग्राउंड। अच्छा, ये कंडीशन हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इसका एक रीज़न ये भी आ रहा होता है कि जो हमारे पास ओवरऑल सिग्नल है वो वो क्या हो, वो हमारे पास किसी और डायरेक्शन में फ्लो ना करे, यानी कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तक ही वो फोकस रहे। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे जब हम वी आउट की बात करेंगे, यानी कि आउटपुट वोल्टेज की, तो क्योंकि वी आउट कनेक्टेड है विथ आर एफ, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम वी आउट की बात करें यूजिंग ओम्स लॉ, तो ये होगा आई एफ आर एफ। आई एफ फीडबैक करंट है और आर एफ फीडबैक रजिस्टर है। इसी तरह जब हम वी इन की बात करेंगे तो वी इन हमारे पास है आई इन आर इन। आई इन और आर इन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास इनपुट करंट है आई इन और आर इन है हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही हैं। आउटपुट साइड पे एक थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई आउटपुट पे हमारे पास देखें अगर, तो ये आर एफ और आर एल दोनों आ रहे हैं, बट क्योंकि हमारे पास ये फीडबैक रजिस्टर का काम ही यही है कि जो भी आउटपुट पे होगा ये वापस इनपुट पे इसको लोकेट कर रहा होगा। तो दिस इज द रीज़न कि भाई यहाँ पे हमारे पास आउटपुट साइड पे आई एफ आर एफ आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस की, तो यूजली हमारे पास ओपैम्प को जब हम कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट हम देख रहे हैं कि इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, और क्योंकि जब हाई इनपुट इम्पीडेंस है तो इट मीन्स यहाँ पे करंट हमारे पास ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। इस सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ही करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो होगा आई एफ, बिकॉज आई इन को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सो हम यहाँ पे जो इक्वेशन थी
आई इन की, तो हम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि भाई इनपुट करंट एक्चुअली बराबर हो गया किसके, फीडबैक करंट के। अब यहाँ पे आई एफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई इन से, तो हम वी आउट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आई इन आर एफ। इट मीन्स क्योंकि आई एफ और आई इन सेम है हमारे पास, बिकॉज एट इनपुट साइड वी हैव वेरी हाई इम्पिडेंस। जब इम्पिडेंस हाई होगी तो फ्लो ऑफ करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा, एंड दिस इज द रीजन कि हमारे पास यहाँ पे फीडबैक करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा सिर्फ, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ इनपुट करंट जस्ट बिकॉज ऑफ हाई इनपुट इम्पिडेंस। तो अब अगर हम यहाँ पे गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन हमारे पास होता है वी आउट ओवर वी इन। वी आउट हमारे पास होगा आई इन आर एफ, और वी इन हमारे पास हो जाएगा आई इन आर इन। आई इन आर और आई इन कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास एट द एंड वोल्टेज गेन आ रहा है आर एफ ओवर आर इन। अच्छा, प्रीवियसली हमने एक और चीज डिस्कस की थी, वो थी ओपन लूप वोल्टेज गेन। तो अब कंडीशन उसमें क्या थी कि व्हेन देयर इज नो फीडबैक अक्रॉस एयर, उस सिनेरियो में हमारे पास जब गेन हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ओपन लूप वोल्टेज गेन। और जब हमारे पास फीडबैक एग्जिस्ट कर रहा होगा एट दैट टाइम हमारे पास जो वोल्टेज गेन होगा उसको हम नाम देंगे क्लोज लूप वोल्टेज गेन। उसके बाद एम्पलीफायर इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो हमारे पास जो आर इन है, that would be the input impedance for operational amplifier. इसी तरह अगर हम आउटपुट इम्पिडेंस की बात करें तो आउटपुट साइड पे हमारे पास क्योंकि आर एफ भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक हमारे पास यहाँ पे जेड आउट आ रहा होगा, और क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास ये आपस में एक पैरेलल कनेक्शन फॉर्म कर लेंगे, बिकॉज जेड आउट जो एग्जिस्ट करेगा वो भी हमारे पास इन बिटवीन दिस एरिया क्या होगा, कनेक्ट हो रहा होगा। और अगर इस पूरे पार्ट को हम कंसिडर करें तो ये हमारे पास एक पैरेलल सर्किट की फॉर्म आ जाएगी। तो हमारे पास इस हिसाब से देखें तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर आउटपुट इम्पीडेंस एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी आर एफ और इसकी जो एक्चुअल आउटपुट इम्पीडेंस है। अब अगर हम आर एफ और जेड आउट की वैल्यू की बात करें तो आर एफ जो है इन कंपेरिजन विद जेड आउट इट वुड बी फार ग्रेटर। तो उस सिनेरियो में हम अगर देखते हैं यहाँ पे तो आउटपुट इम्पीडेंस हमारे पास जेड आउट के नियर या फिर जेड आउट से कम आ रही होती है। रीजन क्या आ रहा है कि आर एफ और जेड आउट दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और आर एफ की वैल्यू बहुत हाई है इन कंपैरिजन विद जेड आउट। तो इसकी वजह से हमारे पास जो ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होकर आउटपुट इम्पीडेंस आएगी वो क्योंकि लोअर रेजिस्टेंस के करीब होती है या उसके बराबर होती है, इसी वजह से हमारे पास जो जेड आउट इनका जो पैरेलल सॉल्व होगा तो वो नियरली इक्वल टू जेड आउट ही होगा या उससे थोड़ा सा कम होगा, बट आर एफ से बिल्कुल डिफरेंट आ रहा होगा। तो हमारे पास इस हिसाब से एम्पलीफायर आउटपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो वो जेड आउट ही कंसिडर की जाएगी। हम आर एफ का इफेक्ट डायरेक्टली वहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमने इससे पहले कंसिडर किया था एम्पलीफायर के अंदर एक मोड था जिसको हम कहते थे कॉमन मोड। अब कॉमन मोड के रेफरेंस से हमने हम डिस्कस की थी विच इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो अब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की बात करें तो बाय फॉर्मूला हमारे पास अगर देखें तो वो एक्चुअली क्या था, इट्स अ रेशियो ऑफ क्लोज लूप गेन ओवर कॉमन मोड गेन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ACL और ACM की बात करें तो ACL हमारे पास क्लोज लूप वोल्टेज गेन को डिफाइन कर रहा है। इट मींस जब हमारे पास फीडबैक रजिस्टर कनेक्टेड है एट दैट टाइम जो गेन होगा
उसको हम क्लोज लूप वोल्टेज गेन का नाम देंगे। द सेम वे अगर हम बात करें कॉमन मोड गेन की, तो जब हमारे पास एम्पलीफायर कॉमन मोड में कनेक्टेड होगा, यानी कि दोनों एंड्स को क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एट दैट टाइम जो गेन प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको हम लोग कॉमन मोड गेन कहेंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमने देखा जाए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इसके अंदर हमने फ्रॉम दी स्टार्ट अगर अभी देखते हैं हम लोग, तो हमने सबसे पहले तो वी आउट वी इन फाइंड आउट किए। उसके बाद हम वोल्टेज गेन की तरफ गए कि वोल्टेज गेन का फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा। देन वी डिस्कस इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर। देन फिर हमने देखा कि एम्पलीफायर का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या हो सकता है, CMRR। अब हम यही सारी टर्म्स एक इसी की एग्जाम्पल में फाइंड आउट करके देखेंगे कि ये वैल्यूज किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास सर्किट अवेलेबल है जिसका डाटा हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें कॉमन मोड गेन दिया हुआ है 0.001, क्लोज लूप गेन है हमारे पास 180,000, इनपुट इम्पिडेंस 1 मेगा ओम, आउटपुट इम्पिडेंस 80 ओम मैक्सिमम। उसके अलावा स्लू रेट दिया हुआ है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। अब यहाँ से अगर मैं क्लोज लूप गेन की बात करूंगा, तो क्लोज लूप गेन हमारे पास होगा RF/RN, यानी 100 किलो ओवर 10 किलो। तो यहाँ से हमारे पास क्लोज लूप गेन इजिली आ जाएगा विच इज 10 किलो। उसके अलावा इनपुट इम्पिडेंस की हम बात करें, तो इनपुट इम्पिडेंस क्योंकि RN के बराबर थी, तो वो हमारे पास होगी 10 के। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं आउटपुट इम्पिडेंस की, तो वो हमारे पास अगर हम Z आउट को कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे पास मैक्सिमम 80 ओम होगी, बट इससे कम भी हो सकती है। नाउ CMRR के लिए जो हमें डाटा रिक्वायर्ड था वो अवेलेबल है, जिसमें ACL ACM दोनों हम यहाँ पे देख सकते हैं। ACL हमने अभी फाइंड आउट करा था 10, और ACM हमारे पास है 0.001। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो आ रहा है वो है 10,000। उसके बाद हमारे पास एक और हमने टर्म डिस्कस की थी प्रीवियसली विच इज स्लू रेट। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूला हमारे पास जो था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा है कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बराबर होती है स्लू रेट ओवर 2π/VPK। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। एंड देन अगर हम वी आउट की बात करें, तो क्योंकि हमारे पास गेन बराबर होता है वी आउट ओवर वी इन, गेन हमारे पास अवेलेबल है 10, इनपुट वोल्टेज भी हमें गिवन है 10 वोल्ट पीक 1 वोल्ट पीक टू पीक। तो अब यहाँ पे वी आउट हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज ACL इंटू वी इन। तो यहाँ पे वी आउट हमारे पास आ गया 10 वोल्ट पीक टू पीक। अब इसी तरह अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की तरफ जाएं, तो वो भी फाइंड आउट हो सकती है, बिकॉज स्लू रेट हमें प्रोवाइडेड है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, और अगर हम डिनोमीटर में देखें तो 2π/VPK, वी पीक हमने यहाँ से निकाला हुआ है और 2π की वैल्यू यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की आ गई है जिसके ऊपर ये ऑपरेट हो सकता है। इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे अगर हम ऑपरेट करते हैं, तो जो इसका आउटपुट होगा वो वेरी करेगा, मींस हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो शायद अपने शेप फॉर्मेशन को लूज कर दे। अच्छा, अब इसी तरह हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, it has all the same characteristics that we had for inverting amplifier। फर्क ये आ रहा है कि इस बार हम लोग इनपुट जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं पॉजिटिव साइड से, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग साइड से। उसके अलावा आउटपुट पे हमारे पास 180 डिग्री फेज शिफ्ट अब प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बाकी फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे वही चल रही है, देख सकते हैं। वी हैव RF फेयर,
इसके अलावा इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है, और ये एंड हमारे पास ग्राउंड है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब अगर इसके हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस की बात करें तो यहाँ पे वी इन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आर इन के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही हमारे पास वी इन कहलाएगा। इसी वजह से वी इन हमारे पास यहाँ पे बराबर हो रहा है आई इन इंटू आर इन, बिकॉज आर इन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो भी करंट यहाँ पे होगा इसके अक्रॉस हमारे पास क्या होगा, वी इन आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फीडबैक करंट की, तो फीडबैक करंट की अगर हम बात कर रहे हैं यानी कि आई एफ की, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फीडबैक करंट को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वी इन एक एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, और इधर हमारे पास वी आउट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं फीडबैक करंट को देखूंगा तो क्योंकि मेरे पास आई एफ बराबर होना चाहिए वी एफ ओवर आर एफ के, और फीडबैक वोल्टेज के लिए हमें क्योंकि यहाँ पे दो वोल्टेजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक वी एन एग्जिस्ट कर रहा होगा और दूसरा हमारे पास वी आउट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब क्योंकि दोनों वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी आउट में से वी इन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा वो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा। तो देखा जाए वी आउट यहाँ पे ट्रेवल करता है, यहाँ कुछ ड्रॉप होगा उसके बाद इस पॉइंट पे आएगा, तो इसीलिए हम वी आउट माइनस वी इन की कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आई एफ फाइंड आउट हो जाएगा यूजिंग ओम्स लॉ। देन अगर वी आउट की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए, अगर हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो हमारे पास वी आउट की अगर हम बात करें तो एक वोल्टेज ये हमारे पास आ रहा है, प्लस हमारे पास यहाँ पे आई इन आर एफ आ रहा है, यानी कि अगर मैं वी इन प्लस आई इन आर एफ कर दूं तो वो एक्चुअली वी आउट के ही बराबर हो जाएगा, बिकॉज जो भी ये वोल्टेज है ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये यहाँ पे आर एफ पे ड्रॉप हो रहा है एंड देन यहाँ पे आ रहा है। तो ऑब्वियस है जो इसके ड्रॉप्स हैं अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो एट दी एंड मेरे पास यहाँ पे वी आउट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अच्छा, इसी तरह अब हम अगर बात करें क्लोज लूप गेन की, तो क्लोज लूप गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बाय फॉर्मूला हमारे पास है वी आउट ओवर वी इन। वी आउट हमने यहाँ पे भी ड्राइव किया आई एन आर एफ प्लस वी इन, तो यहाँ पे हमारे पास ये वी आउट की एक्सप्रेशन इधर आ गई है और नीचे हमारे पास आ रहा है आई एन आर एन। अब हम इनको दो पार्ट्स में ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और यहाँ आई एन कैंसिल हो गया, तो आर एफ अपॉन आर एन प्लस वन। दिस इज द क्लोज लूप गेन फॉर्मूला फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हम बात कर रहे थे, हमारे पास ACL का फॉर्मूला आया था आर एफ ओवर आर इन। नाउ व्हेन इट कम्स टू नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ पे जो हमने क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला ड्राइव किया है ये हमारे पास आ रहा है आर एफ ओवर आर एन प्लस वन। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं एम्पलीफायर इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस की, तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम कंसिडर करेंगे तो उसकी इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस की जो रेंज होगी वो अगर हम देखते हैं तो इनपुट आउट इम्पिडेंस क्योंकि बहुत हाई होती है किसी भी एम्पलीफायर की, तो वी हैव जेड इन greater than 1 mega ohm, and when it comes to output impedance we have Z out less than 100। अच्छा, अब क्योंकि अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में
अगर एक चीज नोट करें, इट हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस बट लो आउटपुट इम्पीडेंस। अब ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ है, ये हम इससे पहले अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास सेम यही चीज़ आ रही होती थी इमिटर फॉलोअर और सोर्स फॉलोअर में। तो वहाँ पे हम एज एन एप्लीकेशन इसको जब यूज़ करते थे तो हम एज अ बफर कंसिडर कर रहे होते थे। सेम इसी तरह जब हम यहाँ पे ओपैम्प कंसिडर कर रहे हैं, इफ इट इज़ इन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो वी कैन यूज़ दैट ओपैम्प एज अ बफर। रीजन यही आ रहा है कि इट हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस। फॉर द पर्पस ऑफ इम्पिडेंस मैचिंग अगर हम देखें कि लेट्स से हमारे पास कोई भी हमारे पास लोड है, अगर उसकी इम्पिडेंस की बात करें अगर वो बहुत लो है, तो अगर मैं डायरेक्टली ओपैम्प से किसी भी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो शायद वर्क ना करे। तो उधर फिर हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी यूजफुल हो सकता है। रीज़न इसका यही है कि हमारे पास यहाँ पे इट हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस। इसके अलावा अगर हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूजली अगर वोल्टेज गेन कंसिडर कर रहे हैं तो इट हैज़ अ हाई वोल्टेज गेन, बट व्हेन इट कम्स टू इमिटर फॉलोअर और सोर्स फॉलोअर, it has a voltage gain less than 1. So this is the difference when it comes to non-inverting operational amplifier and emitter follower or source follower circuit. अब जिस तरह हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के एनालिसिस किए थे, इसी तरह वी कैन हैव नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एनालिसिस। वी हैव अ सर्किट अवेलेबल जहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड है 1 वोल्ट पीक टू पीक, और सप्लाइड वोल्टेज हमारे पास आ रहा है ±18 वोल्ट। इसके अलावा वी हैव लोड रेजिस्टेंस विच इज 10 किलो ओम। बाकी हमारे पास डाटा जिस तरह पहले दिया हुआ था वही डाटा यहाँ पे हमारे पास सप्लाई हो रहा है। अब अगर बात करें हम क्लोज लूप गेन की, तो बाय फॉर्मूला क्लोज लूप गेन था हमारे पास RF/RIN+1। वी हैव RF, वी हैव RIN, so we can find out closed loop gain using this formula, और यहाँ से हमारे पास closed loop gain आ रहा है 11। अब अगर हम बात करते हैं CMRR की, विच इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अगर हम कंसिडर करें तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था क्लोज लूप गेन ओवर कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड गेन हमें गिवन है, तो और क्लोज लूप गेन अभी हमने फाइंड आउट करा है। यहाँ से वी कैन इजली फाइंड आउट CMRR। देन हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अवेलेबल था जो कि था स्लू रेट ओवर 2πV पीक। तो यहाँ पे स्लू रेट हमें क्योंकि मेंशन है बट वी डोंट हैव वी पीक। वी पीक के लिए हम वोल्टेज गेन का जनरल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं विच इज वी आउट ओवर वी इन, क्योंकि इनपुट वोल्टेज गिवन है 1 वोल्ट पीक टू पीक, और क्लोज लूप गेन हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है विच इज सेव। तो यहाँ से हम इजिली वी आउट भी निकाल सकते हैं। हमारे पास वी आउट आ रहा है 11 वोल्ट पीक टू पीक। तो अब वी कैन गो फॉर फाइंडिंग आउट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो एफ मैक्स हमारे पास यहाँ पे आ गई स्लू रेट ओवर 2πV/P के। यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट हो गई नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, जो कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो ये फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस पे ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑपरेट हो सकता है। अगर आप इससे अबव फ्रिक्वेंसी की तरफ जाएंगे तो उधर हमारे पास में भी क्या हो कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो जो सिग्नल का शेप है उसको चेंज कर दे।
तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट ज़रूर करते हैं, so दैट एक चीज़ हमें पता हो कि यहाँ पे मैक्सिमम कितनी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यूज़ करा जा सकता है। Now we are done with inverting and non-inverting amplifier analysis. इन दोनों के रिजल्ट्स अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर लें कि भाई हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, उसका क्लोज लूप गेन 10 था, नॉन इन्वर्टिंग का हमारे पास 11 है। इनपुट इम्पीडेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेड इन हमारे पास 1 किलो है, जेड इन हमारे पास 1 किलो है। और अगर जेड आउट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमारे पास मैक्सिमम 80 ओम आ रही थी जब हम कंसिडर कर रहे थे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एंड फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सेम कंडीशन आ रही थी। अच्छा, लेकिन अगर हम इनपुट इम्पीडेंस देखें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज कि इनपुट इम्पीडेंस जब हम जेड इन की हम बात कर रहे हैं, तो जब वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमें आर इन को कंसिडर करना पड़ता था, और आर इन ही हमारे पास जेड इन के बराबर हो रही होती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्चुअल ग्राउंड। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस अराउंड 1 मेगा ओम है। देन CMRR की बात करें, CMRR भी ऑलमोस्ट सेम है, मीन्स इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास 10,000 है, और व्हेन वी कंसिडर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो हमारे पास CMRR आ रहा है 11,000। उसके बाद मैक्सिमम अगर हम फ्रिक्वेंसी कंसिडर करें, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो अभी हमने फाइंड आउट करी थी प्रीवियसली, वो थी 15.9 किलोहर्ट्ज, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ रही थी 14.5 किलो हर्ट्ज। अच्छा, ये जो यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है, इट्स अ सेम थिंग जो कि अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट एक ये समराइज व्यू कह सकते हैं हम, बिकॉज व्हाट वी कैन सी, वी हैव एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसकी अगर हम बात करें तो इट हैज इनपुट इम्पीडेंस इक्विवेलेंट टू आर इन, एंड आउटपुट इम्पीडेंस विच इज लोअर देन द एक्चुअल रेटिंग ऑफ जेड आउट। और जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को कंसिडर करें तो व्हाट वी कैन सी कि इट हैज अ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, और अगर हम बात करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस की, तो अगेन its output impedance is lower than its actual rating. बाकी टर्म्स हमारे पास इक्वेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लोज लूप गेन था हमारे पास RF over RN फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एंड फॉर नॉन इन्वर्टिंग वी हैड RF over RN plus 1। तो ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे हमने अब तक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिटेल में डिस्कस करा है। अब यहाँ पे उसी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को थोड़ा सा एनालाइज करें हम, कि लेट्स से अगर हम फीडबैक रेजिस्टेंस रिमूव कर देते हैं, कि हमारे पास अगर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और अगर मैं यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस आर इन इसको रिमूव कर दूं, तो अब अगर मैं इसके बिहेवियर की बात करूंगा, तो इट वर्क्स एज अ वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर इस वजह से बिकॉज यहाँ पे पहले तो कोई ड्रॉप हमारे पास होगा नहीं, दूसरी बात कि जो वोल्टेज हम आउटपुट पे दे रहे हैं वही हमारे पास वापस क्या हो रहा है, इनपुट पे एज इट इज आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं इट कुड बी अ काउंटर पार्ट फॉर इमिटर फॉलोअर और सोर्स फॉलोअर। अब अगर हम इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस की यहाँ पे बात करेंगे, इट हैज हाई जेड इन एंड लो जेड आउट। वोल्टेज गेन की बात करें तो क्योंकि इमिटर फॉलोअर की भी हम बात करें, तो वहाँ वोल्टेज गेन अगर हम ओवरऑल बात करें ओपैम्प की, तो हैज एन वोल्टेज गेन लेस देन 1। देन क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनपुट वी इन जो है वो नॉन इन्वर्टिंग से दे रहे हैं, इस वजह से जो अगर हम फेज शिफ्ट की बात करेंगे तो देयर विल बी नो फेज शिफ्ट हेयर। अब अगर इसी सर्किट को यूज करते हुए क्लोज लूप गेन कंसिडर करें, तो क्लोज लूप गेन का जो फॉर्मूला था हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, वो था RF over RN plus 1। बट here we don't have feedback resistance,
तो यहाँ पे हमारे पास ना फीडबैक रेजिस्टेंस है ना ही आर एन है, तो ये पार्ट हमारे पास कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया। सो वी हैव क्लोज लूप गेन इक्वल टू 1। इट मीन्स के अगर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हम यहाँ पे कंसिडर करें तो वो हमारे पास देखा जाए तो वो हमारे पास अपोजिट ऑफ कह सकते हैं हम लोग के कॉमन मोड गेन का अपोजिट हमारे पास वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें रिमेनिंग वैल्यूज की, यानी कि जेड इन, जेड आउट और एफ मैक्स की, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की, तो वो हमारे पास सेम वही इक्वेशंस होंगी जो कि हमने यूज़ की हैं फॉर बेसिक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर, क्योंकि हमारे पास इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस या फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम का फॉर्मूला सेम वही होगा। अब अगर एग्जाम्पल 15.9 हम कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट है और इसमें हम वही सेम फॉर्मेशन करके इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या ओवरऑल चेंज आएगा। अब क्लोज लूप गेन की बात करें तो इट इज कांस्टेंट 1 डाउन, और अगर हम बात करते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की तो वो हमारे पास 1/ACM है। इट मीन्स अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हमारे पास अराउंड 1000 आएगा। इट मीन्स अगर प्रीवियसली हम देखते हैं तो उधर हमारे पास CMRR अराउंड 10,000 तक भी आ रहा था, बट दिस टाइम हमारे पास CMRR लोएस्ट वैल्यू पे आ रहा है विच इज 1000। अब अगर क्लोज लूप गेन हमें नज़र आ रहा है, हमें एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर है कि वी आउट और वी इन, क्योंकि फीडबैक फॉर्म हो रहा है तो हमें वी आउट और वी इन हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। अब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था स्लू रेट ओवर 2π/VPK, तो उससे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो आएगी 26.6 किलोहर्ट्ज। अब इधर पीक आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो हमारे पास, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं पीक वैल्यू को, तो क्योंकि वोल्टेज गेन यहाँ पे जो होता है इसका 1 था, इट मीन जो हम इनपुट पे देंगे वही हमें आउटपुट पे मिलेगा। तो हम यहाँ पीक टू पीक जो इनपुट वोल्टेज दे रहे थे वो दे रहे थे 6 वोल्ट पीक टू पीक। अब अगर मैं आउटपुट पे जस्ट पीक वोल्टेज कंसिडर करूंगा तो वो मेरे पास 3 वोल्ट आएगा, बिकॉज इनपुट और आउटपुट दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं एज पर क्लोज लूप गेन फॉर्मूला। तो ये यूज करते हुए हम यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 26.6 किलोहर्ट्ज। तो ये हमारे पास की एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इससे हमें एक चीज़ नज़र आई, एक तो इसका क्लोज लूप गेन बहुत कम है जस्ट बिकॉज ऑफ नो आर एफ एंड आर एन। उसके अलावा हमारे पास जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास इसकी बहुत हाई है इन कंपैरिजन विथ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ तक हमारे पास ये वोल्टेज फॉलोअर का टॉपिक कवर हो गया है।